हम पढ़ेंगे सुपाइन पोस्चर। हमने स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों कर लिए हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे जो दो बच गए हैं हमारे, एक सुपाइन पोस्चर, और आप में से कोई जो है आगे के एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट। तो सुपाइन पोस्चर्स बचे हैं और दो चार जो हैं वो बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो आसन है वो है हल आसन। इसमें जो बॉडी का पोस्चर है वो प्लॉ की तरह, हल की तरह बन जाता है ना। ये जैसे ये टोस का पोर्शन है, यहाँ से जो है वो जो एंगल्स बने रहते हैं, यहाँ से जमीन खुदती हुई चली जाती है और फिर वहां पे बीज डालते हैं। तो प्लॉ पोर्शन पोस्चर या हल आसन। इसमें जो है सबसे पहले आप सीधा सुपाइन पोस्चर में कमर के बल पे लेट जाएंगे और उसके बाद में जो है धीरे धीरे आपको सांस लेते हुए पूरा जो है दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। इससे पहले यदि उत्तान पाद आसन यदि आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो नी पोर्शन है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा जब आप दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएंगे। वन बाय वन नहीं करना है, एक साथ ऊपर इसमें उठाना है आपको। और फिर उसके बाद में पहले अर्ध हलासन की स्थिति में आएंगे, मतलब कि आपके जो ये लेग्स हैं ये 90 डिग्रीज पे अप रहेंगे, यानी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे दोनों पाम्स की हेल्प से ये हिप्स के पास रख के, लोअर बैक की तरफ रख के आप उसको सपोर्ट देंगे और फिर धीरे धीरे जो है पूरे पैर सीधे विदाउट बेंडिंग योर नीज जमीन पे टच करेंगे। तो ये जो है वो हल आसन की कंडीशन होती है। और इसमें दृष्टि जो है वो आपकी वो नाभि पे आपको रखनी चाहिए। और इसको भी जो है आपको क्षमता के अनुसार यथाशक्ति करना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो आप करते रहिए होल्डिंग पोस्चर में। और यदि आप बहुत प्रैक्टिशनर अच्छे हैं, परफेक्शन है आप में, तो आप ब्रीथ को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज है कि जो प्रिकॉशंस हैं या जो लिमिटेशंस हैं किनको ये नहीं करना चाहिए, तो वो हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर आता है इसमें। और जिनको कि माइग्रेन या सिर दर्द बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं करना चाहिए। फिर एब्डोमिनल कुछ इशू है आपको, जैसे टेम्परेरीली लूज मोशंस हैं, है ना, या मेंसेस चल रहे हैं, तो उस समय इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ में यदि आपको सर्वाइकल है या फिर गले में कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब किस में बेनिफिशियल है, तो जिन आसनों में जिन पोस्चर्स, जिन ऑर्गन्स के लिए प्रिकॉशंस बताए हैं, उन्हीं के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बल्कि सारे ही आसनों में ऐसा है। जैसे कि गले में है तो थायराइड ग्लैंड यदि में उसमें कोई दिक्कत है, तो थायराइड इश्यू रहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। क्योंकि उस पे जो है बहुत प्रेशर पड़ता है और जो भी अवरोध हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो वहाँ पे दूर होते हैं यदि आप ये आसन करते हैं कुछ सेकेंड्स के होल्ड के साथ। और यदि तनाव है, एंजाइटी है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो उस केस में भी ये आसन अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं इस पे प्रेशर पड़ने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इन सब चीजों को कम करते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि यदि बाल झड़ने की समस्या है या जो है बालों में कुछ इश्यू है, तो उस केस में भी ये अच्छा आसन है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके माइंड की तरफ, आपके हेड की तरफ जाता है। तो इसलिए
जो है चेहरे पे भी जो है चमक आती है इस आसन से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ जाता है। और जो थोड़ा बहुत असर है वो एब्डोमेन में जो ग्लैंड्स है ना, पैनक्रियाज और जो एड्रेनल ग्लैंड है उस पे भी जो है वो अच्छा सा प्रेशर जो है वो आता है। तो इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर पेट एब्डोमिनल डिसीज है, किसी को हल्का फुल्का जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें है, या गले के कोई रोग हैं, तो वो इससे ठीक होते हैं। और इम्यून सिस्टम भी जो है, लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है वो भी एक्टिव होता है। नेक्स्ट आसन जो है वो है चक्रासन। चक्रासन भी जो हम शुरू करेंगे वो सुपाइन पोस्चर में पहले आप लेट जाएंगे और उसके बाद में जो है इसकी शुरू होती है चक्रासन से। मन जो इसके चक्र, चक्र और उसका आसन, चक्र मतलब एक व्हील पोस्चर जिसे हम कहते हैं ना, व्हील की तरह बॉडी जो है पूरी जो है उल्टी घूम जाती है इसमें, इसलिए इसका नाम जो है चक्रासन जो है वो रखा गया। तो पहले आप सीधा लेट जाएंगे, उसके बाद में फिर आपको जो दोनों पैर हैं उनको घुटनों से मोड़कर और जो तलवे हैं या हील है वो कूल्हे के पास, हिप्स के पास जो है वो रखनी है। और दोनों पैरों के बीच में क्योंकि जो एडवांस पोस्चर्स हैं उनमें तो दोनों टोज जो हैं वो पास में रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में या सब दूसरे लोगों को करने के हिसाब से इसमें गैप रखते हैं, शोल्डर गैप या 1 फीट का गैप जो है वो दोनों टोज के बीच में आप रखेंगे। और उसके बाद में जो है दोनों कोहनियों को मोड़ करके आपको जमीन पे रखना है अपने शोल्डर के पास में, है ना, शोल्डर और ईयर के पास में। और जो धीरे धीरे उसके बाद में अपने पैरों को और कंधों को आपको उठाना है, सीधा करना है आपको, बेसिकली जो लेग्स हैं और जो आपके आर्म्स हैं, एल्बोज हैं, उनको। तो इस केस में क्या होता है कि आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, एकदम से उस पोस्चर में नहीं आना चाहिए। पहले से आसन आप अच्छे से लगा लें, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है अपने हेड को जमीन पे लगा के और फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। और थोड़ी देर जो है वो इस पे होल्ड करना चाहिए और उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि यदि आप इसको फास्ट करेंगे या बिना प्रैक्टिस के एकदम से लगाने की कोशिश करें तो इंजरी के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको स्लोली अपने आप को इस स्टेज तक लेके आना है जो आपको फिगर में दिख रहा है। अब इसमें भी क्या आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आप देखिए कि हार्ट पे जो है थोड़ा प्रेशर आता है, तो हार्ट की यदि किसी को कोई तकलीफ है तो उस केस में नहीं करना है। इसमें एब्डोमेन पूरा स्ट्रेच हो रहा है, बैक साइड पूरा स्ट्रेच है, तो इसलिए मेंसेस के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको नहीं करना है। और जिसको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ज़्यादा है तो नहीं करना है। बाकी ये बहुत अच्छा आसन है स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और लंग्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन जो है वो है। इसके अलावा आपके शोल्डर मसल्स, आपके रिस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो आगे के बैलेंसिंग जिन पे कि आपको पूरा बॉडी वेट आपके पाम्स पे रखना है, रिस्ट पे रखना है, एल्बोज पे पूरा आता है, तो उसके लिए भी ये आसन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों की मसल्स जो है, आप देखो ये जो थाई मसल्स हैं और ये जो रिस्ट है, रिस्ट पे ही एक्चुअली पूरे पाम पे ही ज्यादातर बॉडी वेट आता है, तो ये दोनों मसल्स स्ट्रांग होती हैं बहुत ज्यादा। और फैट रिडक्शन जो है एब्डोमिनल एरिया में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक जाता है। तो जिसको कोई इश्यूज हैं नींद से रिलेटेड और ब्रेन से, मतलब कि अम, जो क्या कभी कभी कहते हैं ना ये स्लो है बहुत, मतलब एक्टिव नहीं है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, तो उन सब के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन भी बहुत बेनिफिशियल आसन है। तो इसमें भी आप पहले सीधा लेटेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे आप 90 डिग्रीज पे लेके आएंगे अपने दोनों लेग्स को।
और उसके बाद में जो है फिर आप जैसे हमने हल आसन में किया था कि पीछे सपोर्ट लगाया था और फिर लेग्स को पूरा जो है बैक से सीधा करने, तो पूरी बॉडी जो है वो पूरी सीधी हो जाती है। इसमें सिर्फ सारा जो वेट है बॉडी का वो शोल्डर पे नेक पे आता है। इसमें ये पूरा हेड भी रिलैक्स है और ये पूरा पोस्चर ये सारा स्ट्रेच तो है लेकिन उतना नहीं आ रहा। पूरा बॉडी वेट जो है वो आपके शोल्डर और आपके नेक मसल्स के ऊपर जो है थोड़ा स्ट्रेच आएगा और ये पूरा अच्छे से बंद लगता है यहाँ पर। तो थायराइड का स्टिमुलेशन इससे बहुत अच्छा होता है और सारे ही अंग को, सर्वांग आसन है ना, सारे ही अंग को जो है एक स्ट्रेच हल्का और पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा मिलता है क्योंकि आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो उल्टा हो जाता है। मतलब वैसे आपका हेड ऊपर है, टो नीचे है, इसमें टो एकदम ऊपर है, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है ये। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरे बॉडी के मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन जो है। इसमें भी जो आपकी दृष्टि है वो नाभि पे होनी चाहिए और इसमें जितना आप यथाशक्ति होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आपको होल्ड करना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम ही लिमिटेशंस या प्रिकॉशंस रखनी है कि हार्ट का इशू है या फिर माइग्रेन है तो उस केस में नहीं करना है। पेट से रिलेटेड कोई इशू है जैसे कि टेम्परेरीली आपको लूज मोशंस है ना, या मेंसेस हैं तो आपको नहीं करना है। गर्दन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको इस पे ध्यान रखना है। और फायदे जो हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं कि थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रेशर इसमें आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये बहुत मेजर ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन सिक्रीशन, सारे हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये ग्लैंड्स। तो ये बहुत एक्टिव होती हैं और इनको उनके जो सेल्स हैं ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कहीं कोई रुकावट हो तो वो दूर हो जाती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज भी हैं वो भी इससे ठीक होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हद तक मोटापा भी जो है वो दूर होता है क्योंकि सारे ऑर्गन्स को एक स्ट्रेच, एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो जो फैट है वो डिसॉल्व होता है आपके इस आसन को करने में जो एनर्जी चाहिए उसमें, ठीक है। और चेहरे पे भी चमक बढ़ती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उधर जा रहा है, हेड पे जा रहा है तो आपका ब्रेन पावर बढ़ता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इससे ठीक होते हैं क्योंकि ग्लैंड्स जो हैं, जो मास्टर ग्लैंड है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ग्लैंड जिम्मेदार है, थायराइड ग्लैंड, उन सब की जो एफिशिएंसी इससे बढ़ती है। इसका जो काउंटर पोज है वो है मत्स्य आसन। इस आसन के बाद इसको जरूर करना चाहिए क्योंकि जो आपका थायराइड पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अपोजिट स्ट्रेच जो है इससे इसको मिलता है। मत्स्य आसन, मत्स्य का मतलब मछली होता है तो मछली की तरह आकृति बनती है शरीर की, इसीलिए मत्स्य आसन है। इसमें भी आपको इसमें लेट के नहीं करना है। इसमें आपको पहले पद्मासन लगा करके और फिर अपने एल्बोस को जो है अपने हिप्स के पास रख के और फिर धीरे धीरे जो है कोहनियों की मदद से आपको पीठ के बल लेटना है। मतलब पहले आप, क्योंकि लेटने के बाद भी कुछ लोग लगा लेते हैं पद्मासन लेटे लेटे भी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सकता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले पद्मासन लगा लीजिए। उसके बाद कोहनी की मदद से जो है पूरा लेट जाइए और उसके बाद में दोनों हथेलियों को आप मोड़ करके जो है कंधे के ऊपर अपना रख लीजिए और फिर आप पूरे सपोर्ट से पूरा बॉडी वेट अपने पाम पे लेंगे और फिर अपने हेड को इनवर्ट जो है अपोजिट साइड में टर्न करेंगे और जो आपका चोटी का हिस्सा है, एपेक्स पोर्शन है आपके हेड का, उस पे जो है अपने हेड को टिकाएंगे। तो इस तरह से जो आपका चेस्ट एरिया है ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका स्टेबल हो गया हेड तो फिर आप जो दोनों पाम से जो टोज हैं दोनों, उसको आप पकड़ लेंगे और थोड़ी देर इस पे होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है
और उसके बाद में जितना आपके कैपेसिटी है उस हिसाब से होल्ड करेंगे और फिर आप जो है वापस नॉर्मल स्थिति में धीरे-धीरे वापस आ जाएँगे। प्रिकॉशंस वही हैं कि यदि आपको गले से कोई दिक्कत है तो आप नहीं करेंगे, माइग्रेन है, हाई बीपी है तो नहीं करेंगे, है ना? प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। लाभ इसमें ये है देखो गले पे बहुत प्रेशर है जो स्ट्रेचिंग है, इसकी बहुत अच्छी जो है होती है, दोनों ही आसन में मतलब कि सर्वांग आसन, हल आसन, आसन तीनों में जो है गले का रोल बहुत है। तो थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेच है, अच्छा खासा स्ट्रेच है इस पे एब्डोमेन पे, तो इन ग्लैंड्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है और चेस्ट पूरी तरह से ओपन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी यदि कुछ ब्लॉकेज है या कुछ इश्यूज हैं छोटे-मोटे, वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। इन फ्यूचर आप जो है वो सीवियर डिसीज़ जो है वो आपको नहीं होगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो छोटा-मोटा इश्यू है वो भी अच्छी तरह से जो है वो ठीक हो जाएगा। और एंग्ज़ायटी है या फिर तनाव है, स्ट्रेस है, ये जो है ये भी दूर हो जाएँगे इससे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं, है ना? जो हार्मोन्स हैं, उनको भी ये रेगुलेट करता है। तो इस तरह से ये भी बहुत बेनिफिशियल आसन है। उसके बाद में है शवासन। शवासन जो है एक शिथिलात्मक आसन है, हमने पढ़ा है, हम करते भी हैं, क्योंकि इसमें पूरे शरीर की स्थिति शव के समान हो जाती है, निष्क्रिय, कोई स्ट्रेच नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, एकदम रिलैक्सिंग पोज़ में जैसे कि आपने कुछ शरीर की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि हाथ कहाँ है, क्या है, एकदम रिलैक्स पोज़ीशन में, जैसे कि उँगलियाँ भी नेचुरल पोज़ीशन में, पाम्स जो हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं हथेलियाँ और टोज़ जो हैं वो आपके बाहर की तरफ होते हैं, हील्स जो हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। दोनों हील्स के बीच में जो डिस्टेंस है 1 फीट या शोल्डर गैप आपको रखना चाहिए और जो हथेलियाँ हैं वो भी हिप से कुछ इंचेस की दूरी पे होंगी। जनरली कोशिश करना चाहिए कि इस आसन में भी आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरे पार्ट्स हैं वो मैट के ऊपर ही रहें, ठीक है? और इस तरह से जो है आपको आँखें बंद करके ये आसन जो है वो करना चाहिए। शरीर को बिल्कुल ढीला और तनाव रहित छोड़ के और चेतना जो है आपकी जो सजगता है वो ब्रीथ पे होनी चाहिए कि किस तरह से आपको उसका जो वे है, जो पाथ है अ अ, वायु का उसको आपको फ़ॉलो करना चाहिए कि कहाँ से आप साँस ले रहे हैं, वो कहाँ जा रही है। इस तरह से उसको फ़ॉलो करना चाहिए और अपनी सजगता को अपना जो मन है, जो कॉन्शसनेस है उसको अपने उस पे लगाना चाहिए और उसके बाद में धीरे-धीरे अपने कॉन्शियस को, अपनी चेतना को मध्य में लगाना चाहिए, है ना? और वहाँ पर आप को एक पॉइंट पे एक ऐसा सोचना चाहिए कि वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ लाइट है। इस तरह से एक प्रकाश है ना? उस तरह से आपको अपना ध्यान जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर लगाना चाहिए। तो जो आपके मन में उठने वाले जो विचार हैं, है ना? वो पूरी तरह से उस पे केंद्रित हो जाएँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? एकदम से तो विचार को कंट्रोल करना कंट्रोल तो वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए इसके लिए क्योंकि धीरे-धीरे वो अपने आप ही सीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और फिर आपका जो ध्यान है धीरे-धीरे उस पॉइंट पे लगने लग जाता है। अब इस स्थिति में आपको करीबन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट इतना तक जो है वो रुकना चाहिए और अ, पूरा जो काउंटिंग के साथ यदि आप ब्रीथ को इनहेल करें और उसके बाद में एक्सहेल करें ब्रीथ काउंटिंग के साथ में, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। उससे आपका पूरा ध्यान जो है वो उस पे रहता है और ब्रीदिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है इस शवासन में। तो और पूरा ध्यान कि अब मैं साँस ले रही हूँ, अब मैं साँस छोड़ रहे हैं हम, इस तरह का ध्यान जो है वो मन में आना चाहिए। तो शरीर और मन दोनों ही इससे शांत होता है शवासन से। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है और थोड़ा-सा इसमें आपका जो ध्यान है वो अपने अंतर्मन की तरफ जो है वो जाता है। तो इस आसन को जनरली सभी लोग जो हैं वो कर सकते हैं और कोई भी नेगेटिव थॉट जो है
ना आए, इस पे आपको ध्यान रखना है। वैसे यदि आप ये प्रैक्टिस जो मैंने बताई इसको फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग को आप इतनी छूट ही नहीं दे रहे हैं कि वो कोई और विचार उसको परेशान करे या और कोई विचार उसमें आए। पूरा ध्यान अपने आप के ऊपर, अपने शरीर और फिर अपने मन पे, फिर अपने विचारों पे और फिर अपने सांसों पे यदि आप ध्यान देंगे, उस पे करेंगे तो दूसरे विचार आने की गुंजाइश कम होती है या नहीं हो जाती है। अब इसमें बहुत फायदे हैं, इसको हर तरह के जो लोग हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी वाले कर सकते हैं इसको। और कोई भी स्टेट हो, कोई भी तकलीफ हो, आप इस आसन को कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी मिलता है, मेंटल पीस भी इससे मिलती है। यदि अनिद्रा की समस्या है तो वो भी इससे दूर होती है। कभी यदि नींद नहीं आ रही हो किसी कारण से तो आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, तो धीरे धीरे जो है वो दोनों तरह की थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान दोनों ही दूर होती है। और क्योंकि ये दोनों दूर हो जाती हैं तो फिर आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है ना? और मन में जो बेचैनी होती है, कभी-कभी घबराहट किसी सिचुएशन को लेके, किसी बात को लेके, है ना? वो मन में रहती है तो वो सब ठीक हो जाती है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि एक नई चेतना का संचार जो है वो शरीर में, मन में होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। नेक्स्ट आसन जो है वो सेतु बंद आसन। अब सेतु बंद भी दो वर्ड से मिलके बना है, सेतु और बंद। सेतु का मतलब होता है एक तरह से पुल, और बंद का मतलब होता है बांधना। तो पुल को की तरह अपने शरीर को बांधना वो है सेतु बंद आसन। तो इसमें भी आपने पीठ के बल लेट जाना है, उसके बाद में दोनों पैरों को मोड़ना है और जो आपके एंकल हैं उनको अपनी भुजाओं से पकड़ लेना है और फिर धीरे धीरे जो है इनहेल करते हुए पूरे जो अपर जो बॉडी, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, आपका हिप्स, है ना, इस पूरे पोर्शन को ऊपर उठाना है। अपने हेड और अपने शोल्डर और अपने टोज को छोड़ करके पूरी बॉडी जो है वो ऊपर रहेगी। इसमें इसमें भी जो है वो अ, आप इसमें हाथ एंकल को पकड़ भी सकते हैं और नहीं है तो आप इसको जमीन पे भी अपने पाम्स को रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग पूरी तरह से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और इसमें भी जो आपकी दृष्टि है वो भूमध्य पे रखने का बोला गया है कि भूमध्य पे रखें तो ज़्यादा जो है अच्छी तरह से ध्यान लगा के जो है ये आसन आप कर सकते हो। इसमें भी आप इस पोस्चर में भी आपको तभी तक रहना है जब तक कि आपकी बॉडी आपका साथ देती है तब तक। और धीरे-धीरे जो नेक्स्ट टाइम आप करो तो थोड़ा-सा बॉडी को और पुश करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा-सा और पुश करना चाहिए, थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए। इसमें भी जो मेन चीज़ है उसमें यही है कि जिसमें को पीठ की या गर्दन की कोई समस्या है वो इसको ना करें। गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं लेकिन डिपेंड करता है किस स्टेज में वो हैं और यदि करना है कितना इनको ऊपर उठना है, ये सब वो एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जिसको नी प्रॉब्लम है उसको भी ये नहीं करना चाहिए। कोई एब्डोमिनल इश्यू है, कोई सर्जरी है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इसमें आप देखिए कि स्पाइन को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, एक कर्व मिलता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। चेस्ट रीजन जो है वो ओपन अप होता है ना? एब्डोमिनल एरिया जो है वो बहुत स्ट्रेच और बहुत इसको भी जो फैट रिडक्शन है यहाँ पर वो होगा, है ना? थायराइड और पैराथायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से और चिंता में, तनाव में, अनिद्रा में भी ये बहुत उपयोगी है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड जो है वो जा रहा है। तो इस तरह से इस आसन के बारे में ये फायदे हैं और ये ध्यान आपको रखना चाहिए। अब हम आते हैं बैलेंसिंग आसन में। बैलेंसिंग में जो फर्स्ट पोस्चर है वो है वृक्ष आसन। देखिए इसका पोस्चर, बॉडी जो है वो वृक्ष के समान नजर आती है, इसीलिए इसको कहा है वृक्ष आसन। अब इसमें
क्या करना है कि सर्वप्रथम ये बैलेंसिंग पोस्चर है, तो बैलेंसिंग है लेकिन आपको खड़े होकर के ये बैलेंस करना है। कई बार हम जो इन्वर्टेड आसन करते हैं उस केस में आपको बैठ के और फिर अपने जो बॉडी है उसको ऊपर ले जाना है। इसमें आपको एक लेग के ऊपर बैलेंस करना है, तो ये स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन है। तो इसमें आपने पहले खड़े हो जाना है समस्थिति में, पूरी तरह से सावधान मुद्रा में, और उसके बाद में जो है वो धीरे-धीरे आपको एक लेग को स्टेबल रखना है, उसकी टोज़ को, उसकी नी को एकदम स्ट्रेट रखते हुए दूसरे पैर को उठाना है और अपने हाथों की मदद से उसको जो हील है जो दूसरे पैर की वो पेरिनियम पोर्शन पे लगानी है आपको। और ये जो बेंड हो रही है नी और ये जो लेग स्ट्रेट है, दोनों लेग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये जो पूरा बॉडी है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। और फिर दोनों हाथों को जो है आप ऊपर उठा के और नमस्कार मुद्रा में इस तरह से रखेंगे और एक किसी पॉइंट पे सामने देखेंगे, उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। इसमें चेस्ट को अप रखेंगे, एब्डोमेन को इन रखेंगे और इस पोस्चर में आपको जितना आपकी शक्ति है, जितना आप की प्रैक्टिस है, उस हिसाब से इस पोस्चर में रहेंगे और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जो है दोनों हाथों को नीचे लाएँगे, उसके बाद में इस लेग को पोज़ीशन में रखेंगे और फिर हाथों को डाउन करेंगे। उसके बाद में सेम प्रैक्टिस जो है वो दूसरे लेग से करेंगे, जिसको आपने मोड़ा था उसको आप सीधा रखेंगे, जो सीधा था उसको आप बेंड करेंगे और फिर उस लेग की हील को पेरिनियम पे लगा के सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इसमें भी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि हाई बीपी वालों को, माइग्रेन और अनिद्रा वालों को ये जो बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, ये ना करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे उस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो यदि आपको कभी-कभी है ये इश्यू तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत सीवियर है, तो फिर आप इसको बैलेंसिंग पोस्चर्स अवॉइड करना चाहिए उनको। इसमें जो है नी जो है वो आपका पूरा स्ट्रेट रहता है, तो नी में और इस लेग के ऊपर ये जो स्टैंडिंग लेग है, इसके ऊपर पूरी बॉडी का प्रेशर आता है। तो इसलिए यदि नी में, एंकल में कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है, तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब ये बैलेंसिंग आसन है, तो इसमें आपका शरीर और आपका मन दोनों का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए दोनों का स्थिरता और संतुलन जो है इसमें बहुत अच्छा होता है। आगे यदि आप प्रैक्टिसेस ये करते हैं, तो जो समन्वय दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो कि योग का उद्देश्य है, वो आपको अचीव करने में सहायता मिलती है। और जो पैरों की मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फ्लेक्सिबल बनती है बॉडी और थोड़ा-सा पेशेंस, कंसंट्रेशन पावर ये आपका बढ़ता है। आपका जो एफिशिएंसी है किसी भी काम को करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए, जो दिमाग लगता है, जो शरीर लगने का जो रोल होता है, वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में है दूसरा बैलेंसिंग आसन गरुड़ आसन। इसमें देखिए गरुड़ की तरह जो है एक पक्षी होता है गरुड़, उसकी तरह से जो है वो आकृति इसमें बनती है। इसमें भी जो है आपको पहले समस्थिति में खड़े हो जाना है, उसके बाद में फिर आपको एक लेग को बेंड करना है। अब इसमें देखिए कि एक लेग जो है ये सीधा है और इसको थोड़ा-सा इस नी को बेंड करके जिस पे आपको बैलेंस करना है, उसकी नी को थोड़ा बेंड करेंगे और दूसरे लेग को सामने से जो है ले जा कर के और इसके एंकल के पास या इसकी जो काफ मसल्स हैं पीछे, इस पे जो है उसको टिका देना है। और बॉडी जो है एकदम सीधी नहीं रहेगी, बेंड रहेगी, थोड़ी-सी नीचे की तरफ झुकी हुई रहेगी और हाथों की जो है वो इस तरह से मुद्रा बनानी है। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को जो है वो लपेट लेना है और नमस्कार मुद्रा बनाने का कोशिश करना है। पूरा नमस्कार तो नहीं बनता है लेकिन कोशिश करनी है कि वो पोस्चर में आप आए। तो ये दूसरा जो है आपका बैलेंसिंग पोस्चर हुआ। इसमें भी यदि आपको नी में कोई इश्यू है ना? एंकल में कोई इश्यू है तो आपको ये पोस्चर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। टाँगे और जो है आपकी बाहें दोनों ही इसमें
जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनती हैं। इसमें जो है स्पाइन को आपने स्ट्रेट रखना है, तो स्पाइन नेक मसल्स को भी जो है थोड़ा सा इसमें खिंचाव आता है। और क्योंकि बैलेंसिंग आसन है इसीलिए फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। उसके बाद में है टिटिभा, अच्छा प्रणाम आसन है, प्रेयर पोज। तो इसमें तो हम जानते ही हैं कि नमस्कार आसन जो है वो आपका कंसंट्रेशन पावर और आपको शांत करने के लिए जो है वो बहुत अ, महत्वपूर्ण आसन है। कोई भी आसन हम शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम यही आसन करते हैं, दोनों अ, हाथों को मिलाते हैं और फिर अपने हार्ट हार्ट पे रखते हैं। ये जो थंब है ये जनरली टच करते हैं हार्ट रीजन पे, अनाहत चक्र पे, और फिर आंखें बंद करते हैं। थोड़ा अंतर्मुखता लाता है ये आसन, है ना? मन को शांत करता है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को लेके आता है, इसीलिए इसको जो है प्रेयर पोज बोला गया है, ठीक है? नमस्कार आसन, इसके भी वही बेनिफिट हैं कि शांत करना मन को, अंतर्मुखता के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद है ये टिटिभा आसन। टिटिभा आसन जो है थोड़ा डिफिकल्ट पोस्चर है। तो इसमें पहले उत्कट आसन या काग आसन जो मल आसन होता है उसमें आपको बैठना है, और इसके बाद में जो है दोनों पैरों को आपको सामने फैला लेना है और घुटने को आपको सीधा रखना है, और जो दोनों हाथ हैं वो अंदर से ले जाके फर्श पर आपको पूरी तरह से अच्छी फर्मली जो है वो टिकाना है, क्योंकि पूरा जो बॉडी वेट है आपका ये पाम्स पे ही आएगा। और उसके बाद में जो है आपको पूरे शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाना है और पैरों को पूरा ऊपर तान लेना है। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर धीरे-धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है। एकदम से किसी भी आसन को नहीं छोड़ना चाहिए, ना एकदम से उस पोस्चर में जाना चाहिए। ग्रेजुअली पूरे बॉडी पोस्चर का ध्यान रखते हुए, पूरे प्रिकॉशन के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ आपको उस आसन में जाना चाहिए और वैसे ही आपको वापस आना चाहिए। अब इसमें पूरा जो रोल है, पूरा जो वेट है वो कहाँ पर है? कलाइयों पर है ना? आपके फिंगर्स पे है, पाम्स पे है। तो ये इसमें यदि कहीं कोई चोट है, कोई इश्यू है, कोई मसल प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसमें भी जो है पूरी बॉडी को आप देखिए, पूरे हैंड्स, है ना, लेग, पूरी मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच होती हैं, है ना? बोन्स जो हैं, जॉइंट्स जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपकी जो फिज़िकली जो काम करने की क्षमता है वो जो है वो बढ़ती है। हाथ और कंधे की मांसपेशियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं, क्योंकि पूरा वेट जो है वो आपके हाथों पे और आपके शोल्डर पे है। उसके बाद में आता है नटराज आसन, जो कि आपका लास्ट आसन है, बैलेंसिंग आसन। नटराज आसन में भी जो है वो एक लेग के ऊपर ही आपको पूरी बॉडी का वेट लेना है और बैलेंस करना है। पोस्चर इसका थोड़ा-सा अलग है, और एक लेग आपने सीधा रखना है और उसके बाद में फिर दूसरे लेग को आपको मोड़ना है और फिर हाथों से अपने फिंगर से वही वाले पोर्शन को जिसको आपको मोड़ना है, वही वाला हाथ राइट लेग को बेंड करना है, तो राइट हैंड से आपको टो पकड़ना है और पूरा धीरे-धीरे जो है वो बॉडी को, ये जो लेग है इसको जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर आपको ले जाना है। एल्बो स्ट्रेट रखनी है, जो दूसरी एल्बो, जो दूसरा आर्म है उसको सीधा सामने रखना है और अपनी बॉडी को थोड़ा-सा आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। हालाँकि जो आइडियल पोज़ है वो तो बॉडी सीधा रखते हैं और ऊपर से ले आते हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल बेस पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन है उसमें जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो ये पोस्चर जो है वो करके, और उसके बाद में आपको जी आपकी जो नज़रें हैं वो सामने एक पॉइंट पे स्टेबल होनी चाहिए। कोई भी आसन जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एक पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर-उधर यदि आपने ज़रा-सा किया तो वो पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। अब इसमें जिसको वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम
है ना, या घुटने में दर्द है, एंकल में कुछ इश्यू है, तो वो ये आसन नहीं करेंगे। और इसमें भी क्योंकि बैलेंसिंग पोस्चर है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो स्ट्रांग होता है इससे। और पैरों का जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है पैरों की मसल्स को बहुत अच्छी तरह से, हाथों की मसल्स को भी मिलती है। और क्योंकि ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, तो मन को शांत करता है ना। और शारीरिक जो वेट है, मतलब कि क्या कहना चाहिए, वेट जो इशू है उसको भी ये कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और मेटाबॉलिज्म भी जो है वो इससे बढ़ता है। तो इस तरह से हमारे जो है ये आसन जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम की भी शुरुआत हम कर देते हैं। जितना होगा अभी, जितना टाइम बचा है उतना हम कवर कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है फिर हम नेक्स्ट कल पढ़ लेंगे। तो इस यहाँ तक किसी को कोई इशू है कोई, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी बोल दें ताकि मुझे समझ आए कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं आप लोग। यस मैम, हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आप ये बताइए प्राणायाम से क्या समझते हैं आप, क्या मतलब निकलता है प्राणायाम से। पहले प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में जो है ब्रीदिंग को डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो है हम जो आपके सिलेबस में है प्राणायाम 6-7 तरह के, उनको डिस्कस करेंगे। तो कोई भी प्राणायाम शब्द 2 शब्द से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जो वैश्विक ऊर्जा या बेसिक वाइटल पावर, और आयाम बोलते तो उसका विस्तारण करना, उसको बढ़ाना, ऐसे प्राणायाम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने मनीषा जी। मेरे ख्याल से मनीषा जी नहीं बोला है आवाज से। तो बिल्कुल सही कहा है आपने कि प्राण जो है, प्राण का आयाम करना। आयाम का मतलब है उसका नियमनन करना, है ना, उसका विस्तार करना, उसका एक्सपेंशन करना, एक्सटेंशन करना। और उसको शुरुआत में हम वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल करना। और उसके बाद में वो कंट्रोल इतना प्रैक्टिस से इतना इफेक्टिव हो जाता है कि फिर वो सीज हो जाता है, मतलब वो अपने आप होती हैं चीजें। वो आपको उसको जबरदस्ती आपको प्रेशर या फोर्स नहीं लगाना पड़ता उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल वर्ड में क्या है ना, एक फोर्स है, एक जबरदस्ती वाला वो चीज आती है कि कंट्रोल कर रहे हो आप, मतलब कि कोई चीज हो नहीं रही है, आप जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हो। पर शुरू में हम ये करते हैं, धीरे धीरे जो प्रैक्टिशनर हैं, जो योगी हैं, उनका जो है वो विस्तार, वो इस तरह से उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि प्राण का सीजेशन हो जाता है, मतलब वो अपने आप उनके हिसाब से वो काम करता है। आप उस पे फोर्स नहीं करते, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा प्राणों का फ्लो जो है वो बन जाता है। तो प्राण सिर्फ हम जैसे वायु, स्थूल रूप है वायु उसका, लेकिन जो प्राण है वो कुछ और इसका जो है, इससे ज्यादा जो है हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि विदाउट प्राण जो है वो आपकी लाइफ में ना तो कोई एक्टिविटी होगी, अंदर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आप जो काम कर रहे हो वही चीजें चल रही हैं, नहीं, अंदर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, जब आप जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे से बड़े होते हैं, तब तक कुछ ना कुछ क्रियाएं मरते दम तक जो है शरीर के अंदर चलती रहती हैं। आपका ग्रोथ हो रहा है, आपको पता नहीं चलता आप बढ़ रहे हो, आपने कब क्या चीजें सीख ली, है ना, बचपन में पता नहीं चलता। धीरे 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 वो चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अंदर काम कर रही हैं। तो उस वो जो फोर्स है, वो जो एनर्जी है ना लाइफ को जो चलाती है, उसको कहते हैं प्राण। उसके लिए वायु स्थूल रूप है, वायु का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन उस वायु से कितनी सारी चीजें रेगुलेट हो रही हैं आपकी बॉडी की, आपके फिजिकल बॉडी की, आपकी मेंटल बॉडी की, आपकी इमोशनल स्टेट की, है ना। तो ये सारी चीजें जो गवर्न करता है, जो जो शक्ति है, उसे हम कहते हैं प्राण। तो उसका विस्तार करना, उसका एक्सपेंशन करना, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो अब इसमें क्योंकि बिना प्राण के लाइफ है ही नहीं, हमने कहा कि ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के, वो प्राण से ही कंट्रोल होते हैं। उसको एक वर्ड दे दिया गया प्राण, है ना। तो आपने वायु ली अंदर, फिर वो कहीं गई, फिर उससे कुछ और ऑर्गन तक वो पहुंची, उससे उसको एनर्जी मिली, और फिर उसने फंक्शन किया, फिर उस ऑर्गन ने काम किया। तो वो चीजें जो है वो रेगुलर उस पर चलती रहती हैं। तो जो बेसिक चीज है, जो फंडामेंटल चीज है, वो है वायु, और उसके बाद में ये सब होती है। तो उसका विस्तार करना, तो यदि आप एयर, जो ऑक्सीजन का विस्तार कर दो, तो धीरे धीरे आपके प्राण जो अंदर, जो एनर्जी जो ऑर्गन्स को मिल रही है, उसका भी विस्तार होगा। तो इसीलिए जो है प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है आसन के बाद। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी आसन की स्थिरता जो है वो होनी चाहिए। आप एक जगह बैठने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, तभी जो है वो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ब्रीदिंग का रेगुलेशन है, आप चलते फिरते खड़े होकर के ये सब चीजें बाद में, आप प्रैक्टिस में आने के बाद आप अपने ब्रीथ को जो है अपने हिसाब से ले सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसका विस्तार करते हो, तो आपको एक पोस्चर में रहना जरूरी है ना, ताकि आपकी लंग्स को वो पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन आप दे सको। और उसके बाद में जो है वो ऑक्सीजन जगह जगह जाके और ऑर्गन्स को मिले, और उनकी एनर्जी को जो है वो बढ़ाए, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाए, आपकी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव हो। और इसके अलावा जो है आपका जो अवेयरनेस है ना, बॉडी और माइंड का बैलेंस है, वो जो है वो रेगुलेट करे। तो इस तरह से जो प्राणायाम है, इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, किसी को याद है तो प्लीज आप बताएं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो योग गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? जो भी हमारी श्वास प्रश्वास की जो गति है, उसका विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। हाँ, विच्छेद करने का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? कोई और बताइए। मैम रिटेंशन मतलब कि होल्ड करना उसको। हाँ, उसको होल्ड करना। होल्ड करना भी क्या बोलेंगे कि जैसे आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, और उसके बाद में आप एक समय तो क्या करते हैं कि कॉन्शियस के हिसाब से आप करते हैं, मतलब आपने सांस ली, आपको ध्यान है, आप ले रहे हैं, फिर आपने छोड़ रहे हैं, और उसके बाद में इसके बीच में एक कंडीशन आती है कि रिटेंशन, मतलब कि रिटेंशन की जगह सस्पेंशन वर्ड ज्यादा वो रहता है इसमें, कि लेना और छोड़ने के बीच में एक चीज है जिसको कहते हैं होल्डिंग, मतलब जो जहाँ है वहीं रुक जाना, है ना। एक्चुअली में शास्त्रों में, ग्रंथों में इसी को प्राणायाम कहा गया है, कुंभक को, जिसे हम कहते हैं कुंभक, है ना, रिटेंशन को। अब उस स्टेज तक जाने के लिए, है ना, उस सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। तो वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग अलग जो सेजेस हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने दिए हैं। किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 8 बताए हैं, किसी ने 9 बताए हैं। तो इस तरह से वो स्टेजेस को पूरा करने, और उसके पहले एक और प्रैक्टिस बताई है, नाड़ी शुद्धि। उसके बाद में जो है वो स्टेज आती है जब आपकी जब आप इन सब को सिद्ध कर लेते हैं, तब आप ये को ध्यान इन
नहीं रहता कि आ रही है या जा रही है, मतलब आप किसी एक तत्व में विलीन हो जाते हैं। उस पे जो कॉन्शियसनेस है ब्रेथ पे, उससे हट के, तो उसको एक वर्ड बोलते हैं जो बहुत अच्छे से अगेन महर्षि पतंजलि ने बताया है कि प्राणायाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, उस वर्ड मतलब क्या है वो चीज प्राणायाम में। बहुत ही सिंपल तरीके से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को डिस्क्राइब किया है। क्या कहेंगे उसको? स्तंभ वृत्ति। हाँ, स्तंभ वृत्ति। चलिए, और वैसे महर्षि पतंजलि ने कितने तरह के प्राणायाम बताए हैं? 4 मैम। हाँ, कौन कौन से हैं? बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति और विक्षाक्षेपी। बाह्य वृत्ति को कैसे आप समझेंगे? रेचक। श्वास बस। को बाहर छोड़कर मैम। हाँ, श्वास वो को बाहर रोकना, दैट इज बाह्य वृत्ति। एक्सेल के बाद रोकना, दैट इज बाह्य वृत्ति। और अगर लेकर के मतलब पूरक के बाद रोकना, वो अंतर्वृत्ति होती है। और बीच में ही रोक देना कि जब पता नहीं होता कि अंदर रोका है या बाहर, तो उसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। हाँ, जहाँ है वहीं पे रोक देना, मतलब अंदर है बाहर है, इसको आ, वो करके। और विक्षयाक्षेपी? इसमें है कि ऑटोमेटिकली रुक जाना, दिस मीन्स कि इसमें सब में था रोकना, और लेकिन जब रुक जाना तो दैट इज द विषय। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि हम क्या है जो पूरक रेचक जो हम करते हैं ना, ये कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, हम उस पर पूरा ध्यान लगा के कर रहे हैं कि अब हमारी सांस अंदर आ रही है, फिर हम उसे रोक रहे हैं, उसके बाद में यथाशक्ति जो है वो हम बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम बाहर को सांस को रोक रहे हैं, वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में कर रहे हैं, पूरा जो है उस पे ध्यान लगा के कर रहे हैं। लेकिन जब बाहर और भीतर के ये जो विषय हैं, है ना, कि कहाँ जा रही है, देश काल है ना, कि कहाँ जा रही है, कितने समय रुक रही है, ये सब के बारे में छोड़ कर कि प्राण आ रहे हैं कि प्राण जा रहे हैं, है ना, कहाँ ठहरे हुए हैं, जब इसका भी चिंतन चला जाए, है ना, मन इसका भी चिंतन जो है वो उसके बिना, मतलब देश काल संख्या, मतलब कि किस देश में अंदर है बाहर है, कितने काल तक है, कितनी संख्या तक हमने इसको होल्ड किया, किस किस समय वो जा रही है आ रही है, इन सब का जो है इसके बिना जो प्राणों की गति होती है, मतलब आप सोचिए कि कितनी सूक्ष्म गति होती है, वो है चौथा प्राणायाम जिसे कहा गया विषयाशेपी। और यही प्राणायाम है, और यही जो है कहा गया कि यही राजयोग प्राप्त करने का साधन है। तो मेरे ख्याल से प्राणायाम के बारे में आपको समझ में आया होगा, और पूरक रेचक कुंभक ये आपको समझ आया होगा। अब हम कर लेते हैं कि सिलेबस में है सेक्शनल ब्रीदिंग। तो इसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज है? सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होती है? यस मैम, थोरैसिक है और एब्डोमिनल। कैल्विकुलर, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, हाँ जी। और एक है, ऐसा तीन चार मिलाकर उसके साथ मुद्राएं लगती, चिन्ह, चिन्मय और ये चार ब्रह्मा, ये मुद्राएं लगा के वो करते हैं, उसको कहते हैं योगिक हाँ श्वसन ना मैम। हाँ, यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन में ये तीनों अपने आप चलेंगी। सेक्शनल ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि तीन आपने बताई, एब्डोमिनल फर्स्ट है, थोरैसिक सेकंड है, और फिर क्लैविकुलर जो है वो थर्ड है। ये तीनों ब्रीदिंग जब एक साथ चलती हैं उसे हम कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग। और ये तीनों बहुत कॉन्शियसनेस के साथ में की जाएगी तभी ये पूरी होती है, मतलब आपका
पूरा जो आप जब ब्रीथ ले रहे हो तो पहले आपका ध्यान होना चाहिए एब्डोमेन पे। मतलब क्या करना है, जैसे आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका एब्डोमेन पूरा अप होना चाहिए। पूरा अप हो जाने से क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है पूरा तरह से स्ट्रेच होगा और जो लोअर एलोवेलाई हैं आपके वो पूरी तरह से ओपन अप होते हैं। उस केस में आपको चेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्लैविकुलर मतलब कि जो आपकी जो गले की जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो तो उसकी तरफ भी आपने ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एब्डोमेन पे पूरी तरह से उसको फुलाना है आपको। तो जो लोअर एलोवेलाई है वो पूरी तरह एक्सपैंड होते हैं, तो वहाँ पूरा जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो पूरी तरह से वहाँ पे उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो उनकी जो एयर टेकिंग कैपेसिटी है, जब आप इनहेल करते हैं, वो बढ़ती है। तो ये हो गया आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपका पूरा ध्यान जो है वो अब जब सेक्शनल ब्रीदिंग थोरैसिक ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, उस केस में आपको एब्डोमेन पे कंसंट्रेशन नहीं देना है। आपको कहाँ पे देना है, अपने थोरैक्स पे, अपने चेस्ट एरिया पे। अब इसको पूरी तरह से फुलाना है आपको, पूरी तरह से। तो इसमें जो रेस्ट ऑफ द मिडिल जो एलोवेलाई हैं वो पूरी तरह से एक्सपैंड होते हैं, पूरी तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। और उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप, जितनी आपकी यथाशक्ति। और उसके बाद में जब आप क्लैविकुलर करते हैं तो उस केस में जो अपर ये जो स्ट्रेच है, जो कॉलर बोन से लेके आपका ये जो आपका जॉ पोर्शन आता है वहां तक, जो पूरा नेक पोर्शन है, इसकी जो मसल है वो हल्की सी स्ट्रेच होती है, यानी कि अपर पोर्शन ऑफ द लंग्स, इस पे आपका ध्यान रखना है आपको। तो इसको आपको पूरे तरह से ये स्ट्रेच होती हैं और जो अपर पोर्शन ऑफ योर लंग्स, जो वहाँ की एलोवेलाई हैं, वो एक्सपैंड होती हैं और पूरा जो उनकी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो ये हो गई सेक्शनल, यानी 1 बाय 1 आपने किया। और योगिक ब्रीदिंग क्या हो गई, जब आप पूरी तरह से एक ही ब्रीद में ये सारी तीनों चीजों को पूरी तरह आप एक्सपैंड करते हो, है ना। यानी कि आपका एब्डोमेन भी आप, आपका चेस्ट भी आप, आपका क्लैविकुलर भी आप, और फिर आप ब्रीद आउट करते हो आफ्टर सम होल्डिंग। तो जब इस तरह की ब्रीदिंग होती है, मतलब कि पूरा लंग कैपेसिटी आपकी, जो एलोवेलाइज हैं पूरे लंग्स में, वो पूरी तरह से एक्सपैंड होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना। तो वो होगी आपकी यॉगिक ब्रीदिंग। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम बाद में जो प्राणायाम है, 6 प्राणायाम आपके कोर्स में, वो हम, और उस पढ़ाई में मुद्रा मुद्रा बंद नहीं है। है मैम और हमको, फिर मुद्रा तो वगैरह कल का, मुद्रा का नहीं है मुद्रा, और ये 6 प्राणायाम, 6-7 जो है वो हम कल कर लेंगे। और परसों हम मेडिटेशन के जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर जो मैं आपको बता रही हूँ इतना आपको याद रखना है। और जो मेडिटेशन है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा मेडिटेशन किसने दिया, है ना। उसका डिटेल वर्जन नहीं है, छोटे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ये होता है, ये इसने दिया है ना, ये यहाँ पे फॉलो किया जाता है, इस तरह से ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ना। तो उतना आपको पता होना चाहिए। मुद्रा बंद भी हम करेंगे, लेकिन वो पूरे टेक्स्ट के हिसाब से, आपने जो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग पढ़ा है उस हिसाब से नहीं है। जो जो हम प्रैक्टिकली करते हैं उस हिसाब से जो है थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो मुद्रा और ये प्राणायाम जो हमारे बचे हुए हैं, सूर्य बेदी और भस्त्रिका भ्रामरी, शीतली शीतकारी, ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। वो मुद्रा, ये योगिक ब्रीदिंग में मुद्राओं के साथ तो पोर्शन में नहीं के, जैसे चिन्मय आदि और ब्रह्म से मुद्राचार्य करते, वो नहीं है क्या, ये पूछ रही हूँ सिलेबस में। नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा है कि है। हाँ ये है, षण्मुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं ये है, और योग मुद्रा क्या है ये है। लेकिन चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ये सब शांभवी, ये सब चीजें नहीं है।
नहीं, ये योगिक ब्रीदिंग के टाइम ही लगाते हैं। हर जैसे चिन्ह मुद्रा एब्डोमेन में लगाते हैं, चिन्ह में हाँ थोरासिक ऐसा कुछ है, वो बोल रही थी। और हाँ वो आप जैसे बोल रहे हैं मैम कि ध्यान का ऊपरी ऊपरी आएगा। पिछली बार का आपको पता है कि जो कौन सा ध्यान आचार्य शर्मा जी का, उनका हाँ उनको सभी था। कौन से क्वेश्चन आया था, वो तो अपने को पढ़ाई में भी नहीं था, तो फिर कैसे करना इस चीजों का। क्या है, सविता ध्यान है उनका। हाँ तो सविता ध्यान के चरण बताइए। जो मैंने नेट पे भी सर्च किया, मुझे मिले ही नहीं वो क्वेश्चन तो। अच्छा, मैं देख लूंगी, यदि मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। नहीं, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए डिटेल प्राणायाम ऐसे ध्यान से, तो फिर डिटेल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना उसको। मैं जितना करा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी हम्म। कि आपको कराऊं। बाकी तो कह नहीं सकते कि कोई क्वेश्चन